एकेडमी आज हमारी एकेडमी और ऑर्गेनिक सिंगल लेक्चर सीरीज के हम 90 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर आनंद मौर्य सर हैं, जिनका विषय जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव पर है। उनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारी एकेडमी में। और मैं अपने एकेडमी के सेक्रेटरी अतुल वाश्य सर, जिनके नियम कानून और सख्ती से हमारी सीरीज बहुत अच्छी चल रही है और आशा ऐसी चलती रहेगी। और हमारी एकेडमी के प्रेसिडेंट पवन सर और हमारे वक्ता आनंद मौर्य सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं जैसा कि हमारी एकेडमी के नियम है सारे कि हमारी जो नई नियमावली के दौरान जो है हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड को बंद कर दिया गया था, उसकी जो है हमें कहा गया कि सभी वक्ता श्रोता जो है अपने लास्ट में अपने उस विषय के ऊपर विचार प्रस्तुत करेंगे। जब वक्ता का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सभी को अपने विचार रखने का समय मिलेगा, तो सभी अपने विचार रख सकते हैं। सभी विचार आमंत्रित हैं। अब मैं गणेश जी से निवेदन करूंगा कि धन्वंतरी बनने के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर एक बार लाइव हो जाता हूँ। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। जी सर। धन्यवाद गणेश जी। अब सबसे पहले जो है मैं अपने स्पीकर डॉक्टर आनंद मौर्य सर का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं।
वैसे सर को परिचय की आवश्यकता नहीं है, सर को सब जानते हैं अच्छे से, लेकिन तभी हमारे यहाँ जैसे परंपरा रही है कि सबसे पहले स्पीकर का परिचय दिया जाता है। उसी सीरीज में मैं बताना चाहूँगा कि सर जो है इस समय वर्तमान में प्रोफेसर और हेड के रूप में डिपार्टमेंट रोग निदान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में कार्यरत हैं। और सर ने जो है पीजी जो है 1996 में जो है तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे से कंप्लीट करा था अपना, और पीएचडी सर ने 2009 में पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी थी। सर का कुल टीचिंग एक्सपीरियंस 28 ईयर्स का है, जिसमें कि सर ने जो है पीजी एक्सपीरियंस भी सर का 20 ईयर्स का है उसके बीच में। सर के गाइडेंस में 24 स्टूडेंट्स जो है पीजी कंप्लीट कर, एंड 1 स्टूडेंट आल्सो कंप्लीटेड पीएचडी इन सर गाइडेंस, and 2 students are ongoing for PhD. Sir written 28 research articles in national and international journals, and sir is member of the editorial board of various journals, including Eye Care, All India Institute of Ayurveda Journal, and reviewers of the various journal too, with including reputed journal IU Jamnagar. Sir has worked as a resource person in various CMEs and conferences. अब सर से मेरी पहली मुलाकात जो है 2015 में आनंद में CME हुई थी, वहाँ पर हुई थी। तो सर को मुझे सुनने का मौका मिला था, तो तभी मैंने सोचा था सर को कोई मौका लगेगा, सर को दोबारा फिर सुनेंगे। तो ईश्वर के पास से आज हमें दोबारा फिर मौका मिला है सर को सुनने का। और सर जो है बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं उनके लाइफ मेंबर भी हैं, जैसे हमारी संस्थाएं हैं नीमा, नापार पुणे, IASTM पुणे, ये सब संस्थाएं जहाँ पर सर जो है अपना सेवाएं दे रहे हैं। और सर का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर अपना वक्तव्य शुरू करें। Am I audible, Vivek ji? Yes, sir. Audible है? Yes, sir. Thank you, Vivek ji, Yes, for your kind introduction. Just let me share the screen. yes, sir. Yes. Is it visible and audible? नहीं सर सर, PPT विजिबल नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? जी तो सर, स्क्रीन शेयर हो गया है सर। आपका हाँ। डेस्कटॉप व्यू दिख रहा है मुझे, और लाइव PPT शेयर नहीं हुआ है अभी तक। उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए सर। हाँ सर, अब दिख रहा है सर। Okay. अभी तो स्लाइड शेयर कर दीजिए सर, बस स्लाइड शो। ठीक है सर, अब दिख रहा है। हो गया ना? जी सर। Okay. Thank you very much. जी सर। And first of all, I am very much thankful to all of you and respected Atul Varshney ji, Professor Yesikar, Professor Panda ji, and all other my colleagues and my friends. Today, I am here with
to present the topic life disorders in the Ayurvedic perspective. So, what is lifestyle disorders? Lifestyle disorders are, as it is linked with the way of people live their life, or it can also be described as a disease status of health caused by the faulty or improper lifestyle is known as lifestyle disorders. These lifestyle disorders may cause due to the change of diet or daily routine, and these lifestyle are very much prevalence in the worldwide, and therefore it is also called as non-communicable diseases. So its prevalence is, according to ISD or ischemic heart disease, stood first among top 10 causes of death, and cardiovascular disease and diabetes stood second leading cause for burden of health status. Lifestyle, it is a threat to human population because day by day the number of these lifestyle disorders and sufferers are increasing, and therefore it causes threat to the human population, and therefore it is very much need to prevent and stop this slow and silent killer of the lifestyle. This lifestyle is caused due to the rapid economic development and increasing westernization. Now the world is changing with this rapid economic development, and also they are following the westernization lifestyle, and therefore these lifestyle disorders are seen in the worldwide. अब ये लाइफस्टाइल जो है, इनका आयुर्वेद में कुछ वर्णन आया है क्या? तो इनका वर्णन एज ए लाइफस्टाइल तो नहीं आया है, लेकिन आयुर्वेद में हमें बहुत सारे व्याधि मिलते हैं, और जो बेसिक हेतु है, इन हेतुओं का अगर विचार किया जाए तो सारे प्रकार के हेतु जो है उनमें अगर अति योग में इसका सेवन किया जाए तो उसके कारण अलग अलग प्रकार के जो व्याधि हमें दिखाई देते हैं, उसके लिए एक कारण जो है आधुनिक जीवन शैली के दुष्परिणाम के तौर पर ही हमें दिखाई देते हैं. Now you can see the top 5 causes of death worldwide. Among them, this cardiovascular disease 17.3 million, respiratory disease are 4.2 million, cancers is seen in 7.5 million, and diabetes 1.2 million, and stroke 6.1 million. So these figures are day by day increasing worldwide, and therefore it is a need to rethink about this, the prevention of these lifestyle disorders. Now, grossly, if we see what are the major causative factors of these lifestyle disorders, so we can classify it as a Western culture, occupational hazards, dietetic changes, behavioral changes, and environmental factors. वेस्टर्न कल्चर जो है, हम आजकल वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, और उसका जो जीवन शैली है उनको हम फॉलो करने के कारण उस प्रकार के अतिरिक्त मात्रा में उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है. ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस नए आए हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर जैसा है या फाइनेंशियल सेक्टर है, कि जहाँ पे अलग तरीके से वहाँ पे काम करना पड़ता है, और उसका परिणाम जो है बिहेवियरल चेंजेस में हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस जो है अधिक बढ़ जाता है. नाउ इट इज ए कंपटीशन फॉर सर्वाइवल. कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि सर्वाइवल के लिए अलग अलग प्रकार से वहाँ पे हमें उस रेस में टिके रहना जरूरी होता है, और जिसके कारण फिर वहाँ पे उस कंपटीशन के कारण स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही ज्यादा हो रहा है. और फिर इस काम के कारण जहाँ डाइटेटिक चेंजेस जो है, हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए, प्रकार का डाइट हम नहीं ले पाते, और
आजकल फास्ट फूड का जमाना है, तो उस फास्ट फूड के कारण हम अलग अलग प्रकार के जो फास्ट फूड लेते हैं या जंक फूड लेते हैं, उस जंक फूड का असर शरीर पर निश्चित रूप से हमें दिखाई दे रहा है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो अलग अलग इन्वायरमेंटल factors which may leads to the different types of lifestyle disorders. Now we can see the modern living habits. Basically, unhealthy diet and change lifestyle are the major factors. Unhealthy diet मतलब क्या? तो जो हेल्दी नहीं होता, जो प्रॉपरली कुक नहीं किया है, या जिसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत कम रहती है, इस प्रकार का जो अनहेल्दी डाइट रहता है। और चेंज लाइफस्टाइल, जो आयुर्वेद में दिनचर्या या ऋतुचर्या का वर्णन किया है, उसी हिसाब से अगर हम लाइफस्टाइल जीते हैं तो यह इस प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डाइट में फास्ट फूड्स, आजकल बहुत सारे फास्ट फूड्स आए हैं, पिज्जा है, बर्गर है, या कोल्ड ड्रिंक्स है, जंक फूड है। These are not the nutritious diet and then it may lead to the malnutrition. और इसके साथ साथ हमें पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, या स्मोकिंग और अल्कोहल का भी परसेंटेज जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। और ड्रग अब्यूज इन यंग जनरेशन, वहाँ पे इस प्रकार की जो स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग यूज, ये फैड हो गया है या एक फैशन हो गई है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के डिसीज या व्याधि हमें शरीर में दिखाई देते हैं। और डेली एक्टिविटीज में हम कह सकते हैं कि लोगों को टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, वो खाली भागते रहते हैं। और देयरफॉर आइदर देयर में भी लैक ऑफ और टू मच एक्सरसाइज, आइदर व्यायाम ही नहीं करते या अधिक व्यायाम करते हैं जो सिक्स पैक बनाने के लिए, तो उसका भी असर शरीर पर निश्चित रूप से होता है। क्योंकि जो जिम में जाते हैं सिक्स पैक बनाने के लिए, वो अलग अलग प्रोटीन्स वगैरह जो एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, उसका असर शरीर पर निश्चित रूप से होता है। लैक ऑफ स्लीप, जो शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो वह उनको नींद का प्रॉब्लम है, तो अगर स्लीप निद्रा हमें एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स नहीं मिली तो उसका परिणाम निश्चित रूप से शरीर पर हो जाता है। या कई बार एक्सेसिव स्लीप या सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अस्य सुखम स्वप्न सुखम, कुछ नहीं करना, आराम से जिंदगी बिताना है, तो ये भी एक हेतु कारण हो सकता है। जैसे हम प्रमेह जैसे व्याधि में या मेदरोग जैसे व्याधि में इस प्रकार के सीडेंटरी लाइफस्टाइल हमें दिखाई देते हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द मेंटल फैक्टर। ये मेंटल फैक्टर में स्ट्रेस, वरी, अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत है, अनसिक्योर लाइफ है या पोर सोशल इन्वायरमेंट है, जिसके कारण इस मेंटल फैक्टर्स का जो परसेंटेज है ये भी हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। और इन सारों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है, आहार, विहार और मानस, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें शरीर पर दिखाई देता है और जो मैनिफेस्ट हो जाता है इन द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। So if we look to the risk factors for these lifestyle disorders, it can be divided into 3 types. One is modifiable behavioral risk factors, another is the non-modifiable risk factors, and third one is metabolic risk factors. What are modifiable behavioral risk factors? These modifiable behavioral risk factors can be controlled. It is in our hand, but due to prajnaprad, we cannot keep control on these factors, and therefore the continuous or long-standing consumption of this type of hetu may further lead to the different types of disorders in the body, like obesity or diabetes or hypertension and so on. So these are the bad habits: consumption of pizza or burger, smoking, or sedentary lifestyle. And physical inactivity, and sometimes wrong body postures, like in IT centers, they have to work for a long duration, and therefore they have to work in same body posture, and then it may lead to the different types of spinal disorders or joint disorders. It is a very
potent risk factors for NCDs, that is non-communicable diseases. Another one is the non-modifiable risk factors. This cannot be controlled. This is uncontrollable because this risk factor cannot be controlled or modified by the application of any intervention. Age, you can't prevent or you can't control on age, race, gender, and genetics. So these are the non-modifiable risk factors. And third one is the metabolic risk factors. These metabolic risk factors lead to 4 major changes in the metabolic system that increase the possibility of NCDs, like hypertension, obesity, diabetes, or hyperlipidemia. These all factors are related to the dietetics irregularities or the vihar or regimen in which there is a lack of sleep or Ratro Jagran or Vat Prokop, which further may lead to the different types of disorders. Now, while thinking or discussing these lifestyles, which are the major lifestyle diseases? So there are these lifestyle diseases, that is heart diseases, obesity, type 2 diabetes, hypertension, atherosclerosis, stroke, Alzheimer's disease, arthritis, asthma, cancer, chronic liver diseases, chronic obstructive pulmonary disease, colitis, irritable bowel syndrome, chronic kidney failure, and so on. If we look this list of these lifestyle disorders, we can understand that these diseases may cause due to the mainly dietetic factors, these vihar and the mental factor, like hypertension हो या diabetes हो या obesity हो या heart disease. इस पर जो असर हो जाता है निश्चित रूप से इस मानस हेतुओं का, डाइट का और विहार का, ये तीनों का कंबाइन इफेक्ट इस पे हमें दिखाई देता है. Even though in occupational hazards में हम देख सकते हैं in financial sectors and IT professional, due to continuous and long-term work, it can develop different types of disorders like spinal problems, arthritis, dementia, depression, anxiety disorders, chronic backache, carpal tunnel syndrome, or multiple sclerosis. These in IT sectors or in financial sectors, they have to work in the same postures and continuously in AC, air conditioned. Then due to continuous working in this cold condition, there is an increase of Vat dosh or Vat prokop, and therefore it may lead to the different types of Vat prokop. And again, anxiety disorders and depression जो है, यहाँ उस IT sector में या financial sector में, if you don't complete the target, then it may lead to the this type of anxiety disorders or depression. जो targets रहते हैं वो अगर complete नहीं करते तो उनमें हमेशा ये job cut off के tension या pressure रहता है, जिसके कारण they face this type of anxiety disorders or depressions. इतना सारा ये मॉडर्न एस्पेक्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का देखने के बाद आयुर्वेद में हमें किस प्रकार से इसका विचार करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे. तो व्हाट इज स्वस्थ पुरुष? स्वस्थ पुरुष की व्याख्या तो सबको मालूम है, समदोषा समाग्निश्चय समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मी इंद्रिय माना स्वस्थता भी दिए थे. तो ये सारे फैक्टर्स अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो इसे स्वस्थ कहना चाहिए. इसमें मेन रोल जो है प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये अगर वेल कनेक्टेड हो, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो देन और सारी क्रिया समधातु मल क्रिया ये अगर प्राकृत अवस्था में हो तो इट इज कॉल्ड एज स्वस्थ पुरुष. इसमें किसी भी प्रकार के अगर अप्रसन्न इंद्रियत्व हो या दोषों में किसी प्रकार की विकृति हो गई हो या अग्नि विकृत हो जाता है, तो all these factors lead to the different types of diseases or conditions. So therefore we have to follow the Ayurvedic regimen in the format of Dinacharya and Rutucharya. Now according to Ayurveda, there are 3 basic causes of diseases. Every disease may
cause due to this असात्मीय इंद्रिय तो सहयोग प्रज्ञा अपराध परिणाम, ये तीन के बिना डिसीज के और दूसरे फैक्टर्स ही नहीं हो सकते। तो इन तीनों में सारे हेतुओं का समावेश हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज असात्मीय इंद्रिय तो सहयोग या व्हाट इज प्रज्ञा अपराध एंड व्हाट इज परिणाम एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज। तो असात्मीय इंद्रिय तो सहयोग इज नथिंग बट द अतियोग, हीनयोग एंड मिथ्यायोग ऑफ दिस ज्ञानेन्द्रियम, दैट इज चक्षुरेन्द्रियम, ग्रहणेन्द्रियम, कर्णेन्द्रियम, स्पर्शनेन्द्रियम और रसनेन्द्रियम। इन ज्ञानेन्द्रियों का अगर किसी भी विषय के साथ अतियोग हो जाता है, हीन योग हो जाता है या मिथ्यायोग हो जाता है, then indefinitely hampers the function of that particular ज्ञानेन्द्रिय। जैसे आजकल मोबाइल्स का यूज जो होता है एक्सेसिव यूज हो जाता है और जिसका इफेक्ट जैसे आंखों पर हो जाता है उसी प्रकार उसका इफेक्ट दिमाग पर भी होता है, या कंटिन्यूअस वॉचिंग ऑफ टीवी, ये भी एक कारण हो सकता है। जो छोटे बच्चे में हमें कई बार उनको जल्दी हमें चश्मा या आंख का नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो कर्णेंद्रिय में वहाँ जो से म्यूजिक सुनना या विकृत आवाज ध्वनियों का सुनना, इस प्रकार से भी हम एक देख सकते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस असात्मीय इंद्रियार्थ संयोग। जो असात्मीय मींस व्हिच कैन नॉट बी टॉलरेटेड टू द बॉडी, इंद्रिय अर्थ और इसका सहयोग, विषय जो है इस विषय का इंद्रिय के साथ जो सहयोग हो जाता है वो असात्मीय स्वरूप में हो जाता है, जिसके कारण वह अलग अलग प्रकार के विकृति हमें दिखाई देती है। सेकंड वन इज द प्रज्ञा अपराध। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in the lifestyle disorders because 50% of the diseases caused due to this prajna aparad. What is prajna aparad? It is nothing but the dhi dhruti smruti yugrashta karma yat kurute shubham. प्रज्ञा अपराधम तविद्यात सर्वदोष प्रकपनम। यहाँ धी जो है इंटेलेक्ट या धृति, पेशेंस एंड स्मृति रिकॉलिंग पावर, हमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि मालूम होते हैं कि इट विल कॉज डेफिनेटली हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं सकते या छोड़ नहीं पाते और कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उस पर लिखा होता है फिर भी सिगरेट कोई छोड़ता नहीं, सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं। या अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, टीवी पर हमें दिखाते हैं कि मद्यपान अल्कोहल इज इंजूरियस टू द हेल्थ, लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करते और ये प्रज्ञा अपराध के कारण वहां पे उसे हम रोक नहीं पाते और इसी कारण ये प्रज्ञा अपराध जो है बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का बेसिक कॉज हो सकता है। दूसरा है हैबिट ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी नेचुरल अर्जेस। जो वेगों का धारण बताया है, अधारणीय वेग जो होते हैं उन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। उन वेगों का अगर धारण किया जाए तो उसके कारण अलग अलग प्रकार के विकृति हो सकती है। और तीसरा है परिणाम या काल। दिस सम्यक and asamyak yoga of different seasons, it also causes effect with the lifestyle disorders, but it has got a great significance in relation to the advancement of technology, क्योंकि इन काल का जो परिणाम होता है, जो अतियोग या अयोग या मिथ्यायोग के स्वरूप में हो सकता है, तो इसका भी असर शरीर पे निश्चित रूप से हो जाता है। According to Ayurveda, if we see the causative factors of any diseases, it can be classified into three types. One is Ahar, Vihar and Manas. These are the three factors which further leads to any type of disorders. And not only disorders, it also causes lifestyle disorders also. So आहार में किस प्रकार के हेतु होते हैं? तो आहार में हम देखते हैं व्यवहार में भी आद्यशन हो जाता है, विस्माशन हो जाता है, विरुद्ध आहार सेवन किया जाता है या असात्मीय आहार का सेवन किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो हेतु बताए आहार के बारे में, तो उस आहार का निश्चित रूप से परिणाम शरीर पर हो जाता है। विहार में भी हम देखते हैं कि
अव्यायाम करना या अधिक व्यायाम करना या रात्रों जागरण करना, दिवा स्वाप लेना, शय्यासन लेना, इस प्रकार के हेतु या अधिक श्रम करना, इस प्रकार के हेतु हमें व्यवहार में दिखा देते हैं। और मानस हेतु जैसे चिंता करना, शोक, भय, क्रोध, इस प्रकार के हेतु हमें दिखाई देते हैं ना। ये हेतु जो है, इन हेतुओं के कारण शरीर पर इसका परिणाम क्या होता है और किस प्रकार के व्याधि उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। So how the lifestyle leads to diseases? So increasing globalization brings nothing but the changing lifestyle, ignorance of health by sticking to the strict pattern of job. कुछ जॉब के लिमिटेशन हो सकते हैं या कुछ उसके प्रोहिबिशंस हो सकते हैं जिसका असर शरीर पर हो जाता है। और कई बार जो इन्वायरमेंट रहता है उस इन्वायरमेंट का भी असर शरीर पर हो जाता है। एंड देयरफॉर this speciality of this lifestyle is that it takes years to develop. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है एक दिन में नहीं उत्पन्न होते या 10 दिन में नहीं होते, इट टेक्स ईयर टू डेवलप। एंड इफ ऑकर्ड वंस इट इज नॉट इजी टू केयर, क्योंकि एक बार हो जाए तो इसको क्योर करना या उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस नहीं हो पाए, इसके लिए हमें आयुर्वेद के माध्यम से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें करने होंगे, जिसके माध्यम से हम इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हम रोक सकते हैं। क्योंकि मेनी ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर फेटल और व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड लाइफ लॉन्ग। जैसे हार्ट डिसीज हो सकता है या डायबिटीज हो सकता है, ओबेसिटी या हाइपरटेंशन। एक बार शुरू हो जाए तो फिर ये जिंदगी भर हमारे साथ निभाता है। चरक शारीर स्थान अध्याय 2 में किस प्रकार के लोगों को व्याधि नहीं होंगे या कौन हेल्दी पर्सन हो सकता है, इसके बारे में एक सूत्र दिया है। नरोहिताहार विहार से भी समीक्षकारी विशेष असक्त दाता समहा सत्य परम क्षमावानम अप्तोपसेवी च भवत्य अरोगा मतिर्वचा कर्मा सुखानुबंधा सत्वम विधेयम विषदांच बुद्धि ज्ञानम तम तपस्तत्परता जो योगे यस्याति न नानुपतंति रोगा। जो व्यक्ति हितकर या अहितकर आहार विहार का विचार करके जो सेवन करता है, जो विषय के साथ ज्यादा आसक्ति नहीं रहती या मोह नहीं रहता, या जो दानशूर रहता है या सत्य वचन रहता है, और जो क्षमाशील रहता है और जो अपतों की सेवा करता है, उस प्रकार के व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तो इतना क्लियर कट वर्णन हमारे शास्त्र में दिया है। इस प्रकार से अगर हम आचरण करें तो उन लोगों में व्याधि होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ये लोगों से या व्यक्ति से नहीं हो पाता, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की विकृति या बीमारी हमें दिखाई देती है। Now we'll see some 5 diseases according to Ayurveda कि इसमें लाइफस्टाइल वाले हेतु किस प्रकार से सेवन किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आजकल इंडिया विल बी कैपिटल ऑफ दिस डायबिटीज मेलाइटिस, प्रमेह आगे जाके जो मधुमेह में परिवर्तित होता है। तो प्रमेह का विचार अगर किया जाए तो प्रमेह में हमें किस प्रकार के हेतु मिलते हैं, हमें सब सूत्र मालूम है। प्रमेय का विचार अगर किया जाए तो वहां पे हम 4 प्रकार से इसका विचार कर सकते हैं ग्रॉसली। जनरल पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं जो प्रमेय के होते हैं, दूसरे बीज स्वभाव हेरिडिटरी फैक्टर्स है, और तीसरा है लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेस, और चौथा है स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक दोष, जो प्रकार बताया है दोषों के आधार पर, तो उसके आधार पर ये चौथा स्पेसिफिक पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक दोष। तो इसमें सुश्रुत संहिता में जो चिकित्सा स्थान में अध्याय 11 में जो बताया है कि प्रमेय बहुता सहज अपत्य निमित्तस्य,
सहज एक बीज स्वभाव के कारण उत्पन्न होने वाला एक बताया। दूसरा अपत्य निमित्त। व्हाट इज अपत्य निमित्त? तो अपत्य निमित्त इज नथिंग बट द अहित आहार है, जो अपत्य निमित्त आहार। जो हम अपत्य का सेवन करते हैं उसके कारण ये प्रमेय की उत्पत्ति हो सकती है। और उसमें भी कुछ हेतु बताए कि स्थूलो भावंशी स्निग्धम शय्यासनम स्वप्नशीलम प्रायनिति। स्थूल प्रमेय और पुरुष प्रमेय बताया। इसमें स्थूल प्रमेय वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनमें स्निग्ध या गुरु आहार सेवन करना, शय्यासन करना या स्वप्नशील, इस प्रकार के हेतुओं के कारण इस प्रमेय की उत्पत्ति होती है। और जो अपत्य निमित्त हम कह सकते हैं उसे ड्यू टू द अनहोलसम आहार विहार एंड मानस हेतु। अगेन चरक संहिता का अगर विचार किया जाए या सुश्रुत का निदान स्थान का विचार किया जाए तो इन हेतुओं पर अगर हम नजर डालें तो ये सारे हेतु जो है ये नथिंग बट दीज आर द मॉडर्न लाइफस्टाइल पॉजिटिव फैक्टर्स है। अस्य स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य दुकाम अनुप्रसम पयासी नवान्नपानम गुड़ वैकृतम प्रमेय हेतु कफकृच्च श्रवण। कफ के प्रकोप करने वाले सारे प्रकार के हेतु सेवन करने के कारण इस प्रमेय की उत्पत्ति होती है। लेकिन हम करंट लाइफस्टाइल के अगर हेतुओं का विचार किया जाए और उन एंशिएंट काल के हेतुओं का विचार किया जाए तो दोनों में कितनी समानता है हम यहाँ देख सकते हैं। आशा सुख जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है या नवान्नपानम जो क्लेश अधिक उत्पन्न करने वाले या गुड़ वैकृतम ये सारे हेतु जो है जहाँ पे कफ की विकृति हो सकती है या दिवा स्वप्न व्यायाम अव्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्रव्यानाम अन्नपानम सेविनम पुरुषम जानियात प्रमेय भविष्यति। इस प्रकार के हेतु अगर सेवन किए जाए तो उस व्यक्ति को भविष्य में प्रमेय होने के चांसेस ज्यादा रहे। प्रमेय भविष्यति मतलब कंटिन्यूसली अगर दिवास्वाप लिया, अव्यायाम किया, आलस्य, शीत स्निग्ध मधुर मेद्य द्रव्य का फैटी या स्निग्ध पदार्थों का सेवन किया जाए, अन्नपान का, तो आगे जाकर उस व्यक्ति में प्रमेय होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक चरक सूत्र स्थान 17 अध्याय में कियंता शीर्षे अध्याय में बताया है कि किस प्रकार के हेतुओं के कारण ये प्रमेय उत्पन्न या मधुमेह की उत्पत्ति होती है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि गुरु स्निग्ध अम्ल लवण अन्यति मात्रा। अभी गुरु स्निग्ध जो है इसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं? तो करंट टाइम्स की जो करंट रेजिमेंट की जो फूड है जैसे पिज्जा हो, बर्गर हो या ऑयली स्पाइसी जो है समोसा हो, कोई भी आम्ल लवण जिसमें ये लवण रस या आम्ल रस अधिक हो, इनका अधिक मात्रा में सेवन करना। नव अन्नम च पानम च, नव अन्नपान का सेवन करना। निद्राम अस्य सुखानी, निद्रा या अस्य सुख का अधिक प्रयोग करना। त्यक्तेम व्यायाम चिंता नाम संशोधनम अकुर्वताम, व्यायाम का त्याग करना और अधिक चिंता करना। और संशोधनम अकुर्वताम जो पंचकर्म उपचार बताया है जो शरीर शुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना, जिसके कारण आगे जाकर श्लेष्मं च पित्तम च मेदम च मांसम च अति प्रवर्धते, या श्लेष्म मेद और मांस इनकी अधिक वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण आगे जाके ये दोष जो है बस्ती में जाके मधुमेह की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रमेय में जो करंट टाइम्स के हेतु है उन सारे प्रकार के हेतुओं के कारण इस प्रमेय या डायबिटीज की उत्पत्ति होती है। तो आयुर्वेद में इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का वर्णन हमें मिलता है क्या? तो जरूर मिलता है। बहुत सारे व्याधि ऐसे हैं कि जिनका हितों का अगर विचार किया जाए तो ये लाइफस्टाइल के रिलेटेड है। और उस जमाने में आयुर्वेद में मेनली जो व्याधि उत्पत्ति के हेतुओं का जो विचार किया गया है वो आहार विहार और मानस हेतुओं के माध्यम से अधिक मात्रा में किया गया है। बाकी हेतु भी माने गए हैं, आगंतुक हेतु भी माने गए हैं, लेकिन आहार विहार और मानस हेतुओं को अधिक
प्राधान्य दिया गया है। और इसी कारण आहार के संबंधित, विहार के संबंधित, मानस चर्या के संदर्भित वहां पे हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस प्रकार के जो सुश्रुत के नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। लेकिन इन दिनचर्या, ऋतुचर्या का हम नियमों का पालन नहीं करते और इसी कारण अलग अलग प्रकार के बीमारियां हमें दिखाई देती है व्यवहार में। These are the आहार हेतु अप्रमेय मॉडर्न टाइम्स के हेतु है सभी। ये विहार हेतु और ये मानस हेतु जो हमें निश्चित रूप से करंट रेजिम में भी मिलते हैं और उस जमाने में भी ये आवश्यक होते थे व्याधि की उत्पत्ति करने के लिए। These are the all risk factors in current scenario for the formation of the diabetes mellitus. Now we'll discuss the second one important disease, that is रुद्रोग। रुद्रोग का विचार किया जाए तो ये हृदय जो है मूल स्थान बताया गया है, प्राण स्रोतस और रसो स्रोतस का। और इन दोनों के अगर हेतुओं का विचार किया जाए तो इन दोनों के हेतु में भी हमें इस प्रकार के हेतु मिलते हैं जो लाइफस्टाइल के रिलेटेड है। जैसे क्षयात संतानात रोक्षात व्यायामात सुधित सस्य, संधारण करना, ये वेगों का धारण करना या वहां पे अव्यायाम करना, अनुस्रोतांश अन्य दारुण्य, अन्य स्रोतों के कारण भी यह प्राण व स्रोतस की दृष्टि होती है। और प्राण व स्रोतस की दृष्टि हो गई तो उसका जो मूल स्थान है हृदय, उसमें भी आगे जाके विकृति हो सकती है। और दूसरा जो है रसो स्रोतस, रसो स्रोतस के हेतु अगर देखे जाए तो उसमें भी हमें सारे हेतु जो मिलते हैं करंट रेजिमेंट के मिलते हैं। जैसे गुरु शीतम अतिस्निग्धम अतिमात्रम समस्नतम रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनम चाति चिंतनात्। गुरु आहार, हेवी डाइट, शीत, कोल्ड ड्रिंक्स, अतिस्निग्ध ऑयली स्पाइसी आहार, अतिमात्रम समस्नतम, इन इस प्रकार के आहार का अधिक मात्रा में सेवन करना। रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनम चाति चिंतनात्, अधिक चिंता करना या चिंतन करना, जिसके कारण हृदय जो मन का स्थान बताया है उस हृदय पर इसका असर हो जाता है। और निश्चित रूप से स्ट्रेस फैक्टर जो है, इस स्ट्रेस फैक्टर के कारण हृदरोग होने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। ये भी एक सुश्रुत सूत्र का एक सूत्र है जहाँ श्लेष्मल आहार सेविनो अद्देश्य अशिलस्य अव्यायामिनो दिवा स्वप्नम अरतस्य च आमयेव अन्नरस मधुरतरस्य शरीरम अनुक्रामन अतिस्नेहात् मेदो जनयति तत् अतिस्थौल्यम आबदयन्ति। मतलब यह इस प्रकार के कफकर हेतु या अध्ययन करना या अव्यायाम करना, दिवा स्वप करना, इसके कारण आगे जाकर ओबेसिटी या मेदोरोग निर्माण हो जाता है। एंड ओबेसिटी और सेंट्रल ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियक डिसऑर्डर्स। ये रुद्रोग के ये भी हम हेतु देख सकते हैं कि अत्युष्ण गुरुअन्नम, गुरु अन्न का सेवन करना, अधिक श्रम करना या अध्ययन प्रसंगे अध्ययन करना, सचिंतन वेग विधारणे से, सचिंतन सतत चिंता करना या वेगों का धारण करना, इसके कारण या ये संप्राप्ति रुद्रोग की हो जाती है। दूषितम रसम दोषा विगुणा हृदयांगता रुद्धिबाधा प्रकुरंती रुद्रोगम तम प्रत्यक्षते। और ये चरक चिकित्सा का भी एक सूत्र बताया गया है, व्यायामम तीक्ष्णाति अति विरेक बस्ती चिंता भय त्रास गदाति विचारा छर्दयाम संधारण कृष्णानि रुद्रोग कृतुनि तथा अभिघाता। तो यहाँ पे व्यायाम अधिक करना या तीक्ष्ण विरेचन या बस्ती का प्रयोग करना, चिंता भय त्रास इस प्रकार के मानस हेतुओं के कारण या अधिक जो दूसरे गद या व्याधि बताए उनका असर के भी इस रुद्रोग पे हो जाता है।
ये भी एक सुश्रुत उत्तर तंत्र में एक सूत्र दिया है रुद्र के बारे में ही. So if we view at this table, these are the risk factors of Rudroga. One is the मेदोवृद्धि, स्थूल्य होना, प्रमेह, अव्यायाम, अन्नपान, मद्यपान होना, धूम्रपान करना, मानस हेतु और hypertension. These are the all risk factors for the manifestation of the Rudro. तीसरा जो हृदय के संबंधित के दूसरा जो एक व्याधि है वो है हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन का एक्चुअली वी डोंट गेट एनी क्लियर रेफरेंसेस ऑफ हाइपरटेंशन, बट इट द secondary complication of hypertension has been explained elaborately like Pakshaghat, Mutraghat and Rudrog, and therefore it proves the existence of this silent killer from this since old days. क्योंकि हमारे यहाँ पक्षाघात का वर्णन मिलता है, मूत्राघात का वर्णन मिलता है और रुद्रोग का भी वर्णन मिलता है. और हाइपरटेंशन व्याधि में आगे जाकर इस प्रकार के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर हमें ये व्याधि दिखाई देते हैं, जैसे पक्षाघात, स्ट्रोक या हार्ट डिसीज या रिनल फेलोर. तो इसका मतलब है कि उस जमाने में भी हाइपरटेंशन था, लेकिन उसका नामकरण हाइपरटेंशन के तौर पर ऐसे नहीं किया था, या दूसरे भी. लेकिन उस रेफरेंस में हमें अलग अलग सिनोनिम्स, आज तक जितना भी संशोधन इस आयुर्वेद क्षेत्र में हुआ है तो उसके आधार पर अलग अलग नाम इस हाइपरटेंशन को दिया गया है. जैसे रक्तगतवात, रक्त विक्षेप, शिरागतवात, अवृत्तवात, रक्तचाप, रक्त संपिता, व्यान बल, धमनी प्रतिच्छेद, धमनी परिपूर्णता, रसभार, रक्त वृद्धि, रुधिर मद, रक्तवात एंड उच्च रक्तचाप. तो इस प्रकार के अलग अलग सिनोनिम्स हमें हाइपरटेंशन के लिए मिलते हैं. और as described in Ayurveda, there is not necessary to give nomenclature to every disease. हमें किसी भी व्याधि की चिकित्सा करते समय वहां पे हमारे सिद्धांतों के अनुसार दोष दूष्य या जो संप्राप्ति घटक बताए उन संप्राप्ति घटक का विचार करके हम चिकित्सा कर सकते हैं. क्योंकि इतने सारे अनुक्त व्याधि अभी नए नए दिखाई देते हैं, इन सब का वर्णन आयुर्वेद में तो नहीं मिलता. तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जमाने में ये व्याधि नहीं थे, सारे व्याधि थे और उनको उन्होंने खाली नामकरण नहीं किया है, लेकिन उनका वर्णन हमें इस प्रकार के व्याधियों में मिलता है और उसका इंटरप्रिटेशन हमें अभी जो सिद्धांत है, आयुर्वेद के सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, उसके आधार पर हमें करना चाहिए. जैसे अष्टोनिंदित बताया है, अष्टोनिंदित बताया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है उनका महत्व या उनका एग्जिस्टेंस उस जमाने में भी आचार्यों को मालूम था, लेकिन उन्होंने अलग प्रकार से उनका नामकरण किया गया है. तो इसी प्रकार हाइपरटेंशन भी उस जमाने में अवश्य था, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया गया था, और इसलिए हमें हाइपरटेंशन को भी समझना चाहिए. So if we look the causative factors of this hypertension, so alcohol intake, मद्यपान, लवण रस का अधिक प्रयोग करना, अतिस्निग्ध या मधुर रस का अधिक सेवन करना, दिवास्वप्न करना, क्रोध, भय, शोक, श्रम, ऋतुसंधि, smoking and excessive intake of intoxicants, lack of exercise, vitiation, vata dosha, and metabolic disorder. These are the primary factors which are responsible for the hypertension. And another secondary hypertension और निदानार्थक रोग के तौर पर हम मधुमेह, स्थौल्य, हृदरोग और वृक्क रोग, इनका भी विचार हम यहाँ पे कर सकते हैं. Now one more important disease which the occurrence of this disease is very high, and day by day the incidence of this major rog is increasing in the society. It is due to the lack of this
जो आहार के नियम है उस नियमों का पालन न करने के कारण या जंक फूड सेवन करने के कारण या बैड फूड हैबिट्स के कारण ये मेदो रोग की उत्पत्ति होती है। तो इस मेदो रोग का अगर विचार किया जाए तो उस जमाने में भी इसका हेतु जो बताए गए ये संतर्पण जन्य हेतु ज्यादा बताए जो तद अति सोल्यम अति संपूर्णात गुरु मतुर शीत स्निग्धोपय व्यायामात अव्यायामात अव्यवयात दिवा स्वप्नात हर्ष नित्यत्वात सदा खुश रहना चिंतनात बीज स्वभावात जो उपजाए थे। बीज स्वभाव जो सहज हेतु माना गया है, हेरिडिटरी फैक्टर माना गया है, और इसके अलावा जो बाकी दूसरे हेतु बताए गए वो संतर्पण करने वाले हेतु बताए गए हैं और उन संतर्पण के कारण भी इस प्रकार के मेदो रोग की संप्राप्ति होती है। और जो संतर्पण रोग बताया है चरक सूत्र अध्याय 23 में, इसमें भी संतर्पण के कारण अलग अलग प्रकार के व्याधि होते हैं, इसका वर्णन हमें मिलता है चरक सूत्र अध्याय 23 में। ये सारे हेतु अगर देखे जाए तो ये सारे हेतु संतर्पणजन्य हेतु है और इन संतर्पणजन्य हेतु के कारण इस मेदो रोग की उत्पत्ति होती है। अव्यायामात दिवा स्वप्नात मेदेनाम चाति भक्षणात मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुणस्य अतिसेवनात। और इस अतिस्थूल लोगों में उनका जो आयुष्य का ह्रास हो जाता है वया तदातिस्थूल से तावज आयुष्य रासो जो क्रोधा कुच्र व्यवहिता दौर्बल्यम दुर्गंधम स्वेदा बाधा शुद्धति मात्रा पिपस्या अति योगस्यति भवंती अष्टदोषा। तो इस मेदो रोग जो है ये बहुत सारे व्याधियों का मूल कारण हो सकता है जिसके कारण अलग अलग प्रकार के व्याधि दे आर मोर प्रोन टू वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेस लाइक आगे जाके उनमें प्रमेय उत्पन्न हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है या कार्डियक डिसीज हो सकते हैं या ज्वाइंट डिसऑर्डर्स इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। so therefore it is very essential to look at this मेदो रोग। और एक कॉमन डिसीज जो हमें व्यवहार में मिलता है वो है ग्रहणी। ग्रहणी इसका डायरेक्टली आहार का संबंध इस अन्न स्रोतस में ग्रहणी में आ जाता है एंड एज वी नो द ग्रहणी इज द साइट ऑफ द अग्नि। और अग्नि की अगर दृष्टि हो जाए तो इस अग्नि की दृष्टि के कारण आगे जाके ग्रहणी जैसा व्याधि हो सकता है, ग्रहणी रोग का। जो अग्निमांद्य या अजीर्ण इस प्रकार के जो अशुकारी व्याधि बताए गए हैं, इन अशुकारी व्याधि को अगर आगे जाके निरंतर इस प्रकार के मिथ्या आहार विहार करते रहे तो आगे जाके इसके कारण ग्रहणी व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है। और ग्रहणी व्याधि की उत्पत्ति होती है मतलब क्या होता है, तो वहां पे जो अग्नि की दृष्टि रहती है उस अग्नि की दृष्टि हो जाती है और जो ग्रहणी अवयव होता है उस ग्रहणी अवयव की भी विकृति हो जाती है। ग्रहणी अवयव की विकृति जो है ये दो प्रकार से हो सकती है, इधर वहां पे रचनात्मक विकृति हो सकती है या कार्यात्मक विकृति हो सकती है। कार्यात्मक विकृति जो है अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचिति मुंचति, ये जो कार्य है ये कार्य यहाँ पे नहीं हो पाते। तो ग्रहणी इट इज वेरी कॉमन कंडीशन विच मे ऑकर ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मिथ्या आहार विहार इन करंट रेजिमेन। इसलिए मैंने ग्रहणी का यहाँ पे उल्लेख किया। अतिमात्र से चा काले चा हित से भोजनात्, अधिक मात्रा में आहार सेवन करना, अकाले या विषमाशन अहित कर आहार का सेवन करना, अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुण्यात पावक से अग्नि दृष्टि करने वाले सारे आहार विहार का हेतुओं का सेवन करना। और यही चरक चिकित्सा अध्याय 15 में जो बताया गया है अग्नि दृष्टिकर हेतु बताए, अभोजनात् अजीर्णात् अति भोजनात् विषमाचनात् असात में गुरु शीतादि रूप से संतुष्ट भोजनात्। तो इस प्रकार के हेतुओं के कारण अग्नि की दृष्टि हो जाती है और इसलिए आजकल हमें व्यवहार में कोलाइटिस जैसे व्याधि या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे व्याधि ये ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। हम इन व्याधियों को इस ग्रहणी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लक्षण जो है इनके मिलते जुलते हैं, इसलिए हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे ये 5 व्याधियों का यहाँ पे जिक्र किया है
ऐसे तो बहुत सारे व्याधि है, और हम किसी भी व्याधि का अगर यहाँ पे विचार करेंगे तो इसमें जो हेतु मिलते हैं, इन हेतुओं में मेनली ये करंट रेजिमेंट के जो हेतु है लाइफस्टाइल के, इन हेतुओं का वहां पे हमें निश्चित रूप से उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर उस जमाने में उनको अलग एक ग्रुप नहीं किया या उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया, लेकिन क्लासिफिकेशन करते हुए भी उन्होंने संतर्पणत्व व्याधि और अपतर्पणत्व व्याधि ऐसा भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है हेतुओं के आधार पर। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हमारे शास्त्र में व्याधियों का वर्णन किया गया दिखाई देता है। सारे व्याधियों का यहाँ पे उल्लेख करना समय की पाबंदी है, और इसीलिए सब व्याधियों का यहाँ पे हम विवेचन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए ये मैंने 5 व्याधियों का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। Now how to prevent these lifestyle disorders according to the आयुर्वेद प्रिंसिपल्स। बेसिक हमारा जो प्रिंसिपल है, द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ इन द हेल्दी, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वास्थ्य है उसको स्वास्थ्यता मेंटेन करना है, और जो आतुर है उसके व्याधि की चिकित्सा करना है, और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऐसे है कि जो उत्पन्न होने में बहुत समय लेते हैं, एक बार उत्पन्न हो गए तो इनका क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसके लिए हमें प्रिवेंशन ही करना चाहिए, और प्रिवेंशन हमें करना है आयुर्वेद तत्वों के आधार पर, आयुर्वेद सिद्धांत के आधार पर। और इसीलिए लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजीज के बारे में। एंड ये सारे जो सदवृत्त या स्वस्थ वृत्त के नियम बताए गए हैं, according to that Ayurveda gave concept of quality of life and long life since antiquity। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले और लॉन्ग लाइफ कैसे मिले, इसका विचार आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से किया गया है। Now these are the some various modules for the management of this lifestyle disorders। इन सब का वर्णन हमें हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उन ग्रंथों में मिलता है। उनका अगर हम अवलंब करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे तो निश्चित रूप से इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को हम रोक सकते हैं। लेकिन आजकल इतने फास्ट लाइफस्टाइल हुए है कि इन सब चीजों का फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और इसी कारण ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का प्रिवेलेंस रेट जो है अधिक मिल रहा है। सो दीज आर द सम मॉड्यूल्स, विल सी इन शॉर्ट वन बाय वन। दिनचर्या जो बताई गई है, अर्ली राइजिंग, अवॉइड सेपरेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एज पर द अर्ज, कीप द शरीर शुद्धि करना, मन की शुद्धि करना, या जो हितकर आहार है, विहार है, इन सब का पालन करना, ये दिनचर्या के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन ये ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ कहा गया है, लेकिन आजकल ये कोई बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और जिसके कारण जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसके कारण भी इस दिनचर्या का प्रॉपर रूप से पालन न करने के कारण भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रोकना है तो हमें दिनचर्या का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है या पालन करना है। इसमें व्यायाम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द दिनचर्या, क्योंकि व्यायाम जो है, व्यायाम के कारण शरीर को लघुता प्राप्त होती है, और फिजिकल एक्टिविटी अगर चालू रखे तो वहां पे शरीर को स्थिरता और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइफस्टाइल में हम देखते हैं आइदर लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, तो ये दोनों नहीं करना है, हमें व्यायाम करना है। व्यायाम कितना करना है इसका भी मार्गदर्शन आयुर्वेद शास्त्र में दिया है। अर्धशक्त्या व्यायाम करना है, हर एक के प्रकृति के अनुसार हम अवलंब कर सकते हैं। दिनचर्या के साथ साथ ऋतुचर्या का भी यहाँ पे पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या जो अलग अलग सीजन्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं, स्पेशली इन हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ
बहुत अच्छे 3 सीजन्स दिखाई देते हैं। और इन 3 सीजन्स में, इन ऋतुचर्या में अगर इस ऋतुचर्या का पालन किया तो निश्चित रूप से हमें आहार विहार का अगर पालन किया जाए उस ऋतुचर्या के हिसाब से, तो हमें निश्चित रूप से उसका लाभ हो सकता है। और व्यवहार में भी हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होना, या शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होना, या हेमंत ऋतु में वहां पे कफ की संचित होकर वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो जाता है। तो इस ऋतु का हम उपयोग कर सकते हैं कि किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, इसकी अगर हमें जानकारी हो तो हम उस प्रकार से चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं और उन दोषों को हम निराकरण कर सकते हैं। इसीलिए वसंत ऋतु में फिर वहां पे वमन उपक्रम जो है बहुत बड़े तरीके से किया जाता है, का उपक्रम बताया गया है। आहार मात्रा है, इन सब का हमें पालन करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट इसमें त्रैफ्त में आहार का रेफरेंस हमें 1 नंबर पे मिलता है। इतना महत्व ही आहार का है, क्योंकि आहार के कारण ही बहुत सारी व्याधि उत्पन्न होते हैं। दूसरा है निद्रा, और तीसरा ब्रह्मचर्य। निद्रा भी शरीर के लिए, मन शांति के लिए आवश्यक होती है। जब शरीर, इंद्रिय और मन थक जाता है तो इस निद्रा की जरूरी होती है। और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो वहां पे शुक्र का भी रक्षण हो जाता है। तो आहार जो है, आहार किस प्रकार का होना चाहिए? षड रसात्मक होना चाहिए या हितकर होना चाहिए, पोषण मूल्य वाला होना चाहिए, इस प्रकार के ये इसका मार्गदर्शन षड रसात्मक या योग्य मात्रा में लेना चाहिए, ऐसा वर्णन हमारे शास्त्र में मिलता है। और आहार को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया है कि आहार जो है, ये आहार के कारण ही शरीर का पोषण हो सकता है और आहार के कारण ही व्याधियों की भी उत्पत्ति हो सकती है। अहितकर इसका विचार न करके अगर आहार का सेवन करेंगे तो इसके कारण अलग अलग प्रकार के व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। और जग में ऐसा कोई भी औषधि द्रव्य या आहार द्रव्य नहीं जो पांचभौतिक है, और जो जिसका कार्य औषधि के तौर पर, अगर युक्ति के तौर पर अगर इसका उपयोग किया जाए तो इसका उपयोग निश्चित रूप से हमें दिखाई देता है। ये सुश्रुत संहिता में हमें आहार विधि का वर्णन मिलता है कि किचन रेजिमेंट कैसे होना चाहिए, या डाइनिंग प्लेस कैसे होने चाहिए, डाइनिंग टाइम क्या होना चाहिए, डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर डाइनिंग टाइम है, इनएडिबल फूड्स कौन से होते हैं, या कंसिडरेशन विथ टेस्टफुल फूड। तो ये सारा वर्णन हमें प्राचीन काल से 5000 साल से हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत विस्तार से इसका वर्णन हमें मिलता है। चरक विमान स्थान में अष्टाहार विधि विशेषायतन बताया गया है, जिसमें आहार का विचार करके इसकी प्रकृति क्या होती है, उसका करण, उसमें प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, उसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करना चाहिए, कितना मात्रा में लेना चाहिए, राशि सर्वग्रह या परिग्रह, इसका विचार बताया है। और फिर किस देश का है, उस देश के हिसाब से उसका असर उस आहारीय द्रव्य पर हो जाता है। और जो काल जो बताया है, नित्य और अवस्थिक काल बताया गया है। और 7वां फैक्टर जो उपयोग संस्था और उपयोक्ता, जो उपयोग करने वाला है। तो इतना सुंदर वर्णन इस अष्टाहार विधि विशेषायतन का बताया गया है, जो जिसके माध्यम से हमें आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है।
ये भी और एक आहार विधि विधान बताया गया है उसी चरण की मान अध्याय 1 में कि किस प्रकार से आहार का सेवन करना चाहिए। उष्णम अश्नुयात, स्निग्धम अश्नुयात, मात्रावत अश्नुयात, जीर्णे अश्नुयात, वीर्य विरुद्धम अश्नुयात, इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरम अश्नुयात, नाति द्रुतम अश्नुयात, नाति विलंबतम अश्नुयात, अजल्प अजल्पनम अहसनम तन्मन भुंजिता आत्मानाम सभिक्षाम। तो इतने सारे फैक्टर्स दिए हैं। इन आहार विधि विधान का अगर उपयोग किया जाए तो इसका निश्चित रूप से हमें योग्य परिणाम शरीर पर दिखाई देता है। निद्रा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यदा तु मनसे क्लांता सोपिता मानवा। तो निद्रा इज अनदर essential requirement for life and health. Lack of deep and restful sleep is indication of stress. स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। और जो शिफ्ट ड्यूटीज बताई गई है, अलग अलग शिफ्ट ड्यूटीज है, उन शिफ्ट ड्यूटीज के कारण भी ये निद्रा नाश हो सकता है। तो निद्रा भी शरीर के लिए आवश्यक है। इट नरिशेस द माइंड एंड इम्प्रूव द बोथ, इसलिए निद्रा भी आवश्यक है। तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है इसका भी पालन करना चाहिए और इसके कारण धातुओं का रक्षण या शुक्र धातु का रक्षण हो जाता है। पंचकर्मोपचार करने चाहिए। पंचकर्म इट इज द स्पेशलिटी ऑफ आयुर्वेद एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज संशोधन एंड पंचकर्म। तो रेगुलर प्यूरिफिकेशन अगर शरीर का किया जाए तो इसका निश्चित रूप से लाभ आरोग्य के लिए हो जाता है। और इस पंचकर्म का सीजनल उपक्रम या उपयोग हमें करना चाहिए। जो वमन विरेचन, निरोह, अनुवासन और नस्य, ये पंचकर्मोपचार बताए है। और इसके अलावा रक्त मोक्षण बताया है सुश्रुत ने। तो ये पंचकर्म जो है इट इज फॉर क्लींसिंग एंड रिजुवेनेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो इसलिए पंचकर्मोपचार करना चाहिए। वन मोर इम्पोर्टेंट इज द रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा जो स्वस्थ से ऊर्जस्कर तद ऊर्जम तद रसायनम। जो रसायन जो है इट इज द फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। और इस रसायन के माध्यम से शरीर को रिजुवेनेशन हो जाता है, धातुओं की उत्पत्ति हो जाती है। और इट प्रिवेंट्स एजिंग, इम्पार्ट्स लॉन्गेविटी एंड एलिवेट डिसीजेस। मेनी रसायन आर टिश्यू एंड ऑर्गन स्पेसिफिक। सदुक्त का पालन करना चाहिए। सदुक्त जो रूल ऑफ गुड कंडक्ट बताया है जिसका वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है। इसके साथ साथ आचार रसायन का भी उपयोग करना चाहिए। आचार रसायन का उपयोग हम पर्सनल, सोशल और साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लेवल पर कर सकते हैं। जैसे पर्सनल में अर्ली स्लीपिंग एंड अवेकनिंग, अवॉइड एक्सेस एक्सर्शन, अवॉइड सेपरेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, regime of bathing, keeping skin clean. Social में keep mercy on others, telling truth, avoid alcoholism, be soft-hearted, always use clean and wash cloth. And psychological and emotional जो होते हैं उसमें मानस मेंटल स्टेटस का जो है उसको प्राकृत रखने के लिए ये आचार रसायन का उपयोग होता है। Such type of lifestyle adaptation are always helpful in the prevention and management of wide range of lifestyle disorders. अधहरणीय वेगा जो वात विनित्र सेवत्रुट सुधाम निद्रा जृंभाश्रु छर्दी रेतसाम, जो ये वेग बताए हैं अधहरणीय, इन वेगों का धारण नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इसके कारण भी अलग अलग प्रकार के विकृति हो जाती है। और इन सब का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में विस्तार